नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बीच खबर लखनऊ से, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 12 दिसंबर को मिलेगा यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी खबर ये, ओबीसी चेहरे की नई प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर होगी ताजपोशी। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बीएल वर्मा यूपी के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कल शाम यूपी को जो है नया नाम मिल सकता है, जहां पीयूष गोयल लखनऊ आएंगे। 12 नामांकन की औपचारिकता पूरी होगी और नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। ओबीसी चेहरे के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी होने की उम्मीदें इस वक्त जताई जा रही हैं। बीएल वर्मा यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। तो बीएल वर्मा के नाम को लेकर चर्चा इस वक्त लगातार चलती नजर आ रही है। लखनऊ से जानकारी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 12 दिसंबर को यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। ओबीसी चेहरे की नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी होगी। बड़ी खबर है ये। बीएल वर्मा यूपी के नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो होंगे। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। लखनऊ से जानकारी है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। 12 दिसंबर को यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। ओबीसी चेहरे के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी होगी। बीएल वर्मा यूपी के नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। इस बीच हमारी सहयोगी निकिता सरीन जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। निकिता, फिलहाल क्या जानकारी आपको मिल पा रही है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर? देखिए अभिषेक, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा की जगह अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करने के लिए पहले उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का सिलेक्शन वो करेगी बीजेपी, जी। और इसमें एक बड़ी वजह ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में स्वयं प्रस्तावक होते हैं और जी। वह उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा के सांसद भी हैं। ऐसे में अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश से पहले राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने जाएंगे और फिर प्रस्तावित की जो भूमिका है, प्रस्तावक की भूमिका में वो आएंगे। और ऐसा में माना जा रहा है कि 2 या 3 दिन में यूपी के प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और ऐसे में भाजपा ने मंगलवार को 327 प्रांतीय परिषद के जो मेंबर्स हैं उनकी जी। घोषणा कर दी है। और प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र पांडे के जो भी ऑर्डर्स हैं उस पर जिला चुनावी जो अधिकारी हैं उन्होंने इसकी घोषणा की। और इससे साफ हो गया है कि अब यूपी में बीजेपी के जो नए अध्यक्ष हैं उसके चुनाव की जो कवायद है वो शुरू होने वाली है। और एक तरफ से कहा यह भी जाए तो इसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। वहीं निर्वाचन प्रक्रिया की जो भी औपचारिकता है वो इसी हफ्ते पूरे होने की भी संभावना बताई जा रही है। दरअसल यही प्रांतीय परिषद सदस्य प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में जो मतदाता है उसकी भूमिका निभाएंगे। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर के जो अटकलें हैं उसका बाजार गर्म है। और मंगलवार को अचानक जिलों में ताबड़तोड़ प्रांतीय परिषद जो सदस्य है उनकी सूची जारी होने पर जो नए अध्यक्ष हैं उसको लेकर अब हलचल तेज हो गई है। और जिन 84 जिलों में पार्टी जिलाध्यक्ष घोषित हो चुके हैं, वही प्रांतीय परिषद के जो सदस्य हैं वो घोषित किए गए हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में एक सदस्य बनाया गया है। और इस प्रदेश अध्यक्ष की जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसके लिए वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया को भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुल 98 संगठनात्मक जिले हैं और अभी 14 जिले की बात की जाए, 14 जिले हैं जहां पर नया जिलाध्यक्ष बनाने भी बाकी है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल का जो कार्यक्रम है वो घोषित होने का यहाँ इंतजार भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में प्रांतीय परिषद के जो सदस्य हैं उसके अलावा बीजेपी विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनकी कुल संख्या 10% की अगर बात की जाए और उत्तर प्रदेश के कोटे से जो लोकसभा और राज्यसभा सांसद है उनकी कुल संख्या
10% लोक मतदाता होंगे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो भी विधायक हैं उनकी संख्या भी 258 और एमएलसी की बात की जाए तो वो 79 है और वहीं पार्टी के जो 33 लोकसभा और 24 राज्यसभा सांसद हैं। तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस मैंने आपको बताया है। जी। अब क्योंकि जो हलचल है वो भी तेज हो रही है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 1 या 2 दिन में मच अवेटेड जो स्टेट प्रेसिडेंट है उनकी जी। घोषणा हो जाएगी। कई ओबीसी ब्राह्मण से जो नाम है वो भी चल रहे हैं। हालांकि इन सबसे परे होके बात करें तो अब इंतजार यही है कि अब जो काउंटडाउन है कह सकते हैं अभिषेक वो पूरी तरीके से शुरू हो गया है। अब जी। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी कब इसका ऑफिशियली तौर पर ऐलान करती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अभी देखने वाली बात होगी निकिता। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। इस बीच बड़ी खबर है, जहां दिवाली यूनेस्को की सूची में शामिल हुई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर शामिल हुई है। देश के लिए गर्व की बात है ये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा ये। और दीपावली को वैश्विक मान्यता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा अयोध्या की सांस्कृतिक शक्ति का प्रमाण है ये। अयोध्या में सबसे पहले मनाई गई थी दीपावली, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है ये। बड़ी खबर है जो सूची निकलकर सामने आ रही है। देश के लिए गर्व की बात है ये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ये। दीपावली को वैश्विक मान्यता मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई है। तो अयोध्या की सांस्कृतिक शक्ति का प्रमाण है ये, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ये। दिवाली यूनेस्को की सूची में शामिल हुई है। जो दीपावली को लेकर जानकारी है, यूनेस्को की सूची में दीपावली जो है शामिल हुई है। और मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि देश के लिए गर्व की बात है ये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ये। दीपावली को वैश्विक मान्यता मिलने की बात उन्होंने कही है। अयोध्या की सांस्कृतिक शक्ति का प्रमाण है ये कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दीपावली यूनेस्को की सूची में शामिल हुई है। ये बड़ी जानकारी है जो फिलहाल निकल कर सामने आई है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर शामिल हुई है दीपावली। देश के लिए गर्व की बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ये। तो दीपावली को वैश्विक मान्यता मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई है अयोध्या की सांस्कृतिक शक्ति का प्रमाण है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो बड़ी अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है, दीपावली यूनेस्को की सूची में शामिल हुई है। ये बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर शामिल हुई है दीपावली। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है। देश के लिए गर्व की बात है, सीएम योगी ने कहा है ये। तो दीपावली को वैश्विक मान्यता मिलने के बाद उन्होंने कही है कि दीपावली को वैश्विक मान्यता मिली है। अयोध्या की सांस्कृतिक शक्ति का प्रमाण है ये। अनिल मिश्रा हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अनिल, जानकारी आपसे यहाँ पर चाहेंगे, जिस तरीके से ये बड़ी मान्यता कह सकते हैं यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया दीपावली के पर्व को, किस तरीके से मुख्यमंत्री ने रिएक्ट किया और किस तरीके से यूनेस्को ने आइडेंटिफाई किया दीपावली के त्यौहार को? देखिए, यूनेस्को ने जो ये सम्मान अयोध्या को दिया है, इसके लिए अयोध्या पहले से प्रिपेयर थी। आपको बता दें, दीपावली की शुरुआत भी भगवान श्री राम से ही जुड़ी है। जो दीपावली की शुरुआत वो भी अयोध्या से ही जुड़ी है। भगवान श्री राम जब 14 वर्षों के वनवास के बाद जब अयोध्या आए थे, उसी समय से दीपावली की शुरुआत हुई थी। पूरी अयोध्या को दीपों से जगमग किया था। उसका बीड़ा लगातार उठाने का प्रयास किया है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने यहाँ पर दीपोत्सव का शुभारंभ किया और आज वो दीपोत्सव विश्व स्तर पर पहुंचा है। और शायद यही वजह है जो एक नई उपलब्धि अयोध्या को मिली है, दीपावली को एक नई उपलब्धि मिली है। और जो ये यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है, इसके लिए अयोध्या पूरी तरह से बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही है। जी जी। दूसरी ओर जिस तरीके से कि बड़ा कह सकते हैं कि अनिल, ये पल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। अगर अयोध्या वासियों को लेकर बात करें तो अयोध्या वासी किस तरीके से इस फैसले को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये जो फैसला है इसको लेकर हर अयोध्या वासी नहीं, हर राम भक्त बहुत ही ज्यादा आह्लादित है, बहुत ही ज्यादा खुश है। क्योंकि जो परंपरा त्रेता युग में शुरू हुई थी दीपावली की, आज उसको अगर गौरव मिल रहा है, उसको सम्मान मिल रहा है, तो उसको लेकर अयोध्या का कण कण पूरी तरह से झंकृत हो रहा है। हर राम भक्त, हर अयोध्या वासी पूरी तरह से मुदित है। आपको बता दूं कि अयोध्या वासी नहीं, देश के यानी विश्व के किसी कोने में अगर कोई व्यक्ति बैठा है जो राम से आस्था रखता है, जो भगवान की मर्यादा से आस्था रखता है, वो हर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश है। क्योंकि दीपावली अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत रही है, जिसका शुभारंभ त्रेता युग में हुआ था। तो आज अगर ऐसे में अयोध्या को सम्मान मिल रहा है, दीपावली को सम्मान मिल रहा है, तो उसको लेकर अयोध्या यानी हर राम भक्त पूरी तरह से आह्लादित है। जी, बहुत शुक्रिया अनिल आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।
खबर इस बीच दिल्ली से है, जहां इंडिगो संकट पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई है इस विषय पर। ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होने दी, ये कहा है हाईकोर्ट ने, ये टिप्पणी की है हाईकोर्ट ने। आप इतने समय से क्या कर रहे थे, हाईकोर्ट ने बड़ा सवाल किया। इस समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है, हाईकोर्ट ने सवाल पूछा। दूसरी एयरलाइन ने किराया क्यों बढ़ाया, हाईकोर्ट का ये जो है फटकार सामने आई है, हाईकोर्ट की टिप्पणी ये सामने आई है। और जिस तरीके से हमने देखा इस पूरे संकट के दौरान जो दूसरी एयरलाइन कंपनियां हैं, एविएशन कंपनियां हैं, उनके द्वारा किराए में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो की गई थी। क्योंकि इंडिगो को लेकर बात करें तो इंडिगो की 60% के आसपास की जो मार्केट है भारत में वो डोमेस्टिक एयरलाइन में है। और ऐसे में जब यहाँ पर फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल होना शुरू हुई तो ऐसे में दूसरी फ्लाइटों ने, दूसरी एविएशन कंपनियों ने अपने फ्लाइटों के किराए में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी। जो 7 से 8 हज़ार रुपये में मिलने वाला टिकट था वो टिकट 25-25, 30-30 हज़ार के बिक रहे थे, जिस चीज़ का संज्ञान दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा लिया गया। और दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई है। इंडिगो संकट पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई, बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होने दी, हाईकोर्ट ने कहा है। ये बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है। आप इतने समय से क्या कर रहे थे, ये कहा हाईकोर्ट ने। जानकारी जो सामने आ रही है, इस समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है, हाईकोर्ट ने कहा। बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आ रही है। तो हाईकोर्ट के द्वारा ये बड़ी टिप्पणी की गई है। इंडिगो संकट पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। ये बड़ी जानकारी है। ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होने दी, हाईकोर्ट ने कहा। ये आप इतने समय से क्या कर रहे थे, हाईकोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की गई है। ये बड़ी अपडेट है। इस समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है, हाईकोर्ट ने कहा। ये दिल्ली से बड़ी अपडेट है। ये इंडिगो संकट पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। तो बड़ी जानकारी है ये। ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होने दी, ये कहा हाईकोर्ट ने। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है। आप इतने समय से क्या कर रहे थे, हाईकोर्ट ने सवाल किया। ये इस समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है, हाईकोर्ट ने ये सवाल पूछा है। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है। हाईकोर्ट के द्वारा ये सवाल पूछा गया। इंडिगो संकट पर सख्त टिप्पणी की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। बड़ी जानकारी। ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होने दी। संभव शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। संभव, जानकारी आपसे चाहेंगे, दिल्ली हाईकोर्ट ने किस तरीके से पूरे मामले का संज्ञान लिया और टिप्पणी क्या कुछ की। का मामला सुबह दिल्ली हाईकोर्ट में उठा जब एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल की गई दिल्ली हाईकोर्ट में और यह मांग की गई कि एक जुडिशियल न्यायिक जांच होनी चाहिए पूरे मामले की। इस पर एक तरफ तो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो पेटिशनर थे उनसे ये कहा कि आपको पता है कि अभी क्या अपडेट है, सरकार क्या कर रही है इस मामले में, क्या आपको जानकारी है। और एक तरह से ये कहा कि सरकार अपने कदम उठा रही है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार से कई कठिन सवाल पूछे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट में 2 जजों की बेंच के सामने अपीयर हुए। केंद्र सरकार का उन्होंने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कठोर कदम उठा रही है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट इस पर बहुत सख्त दिखी और दिल्ली हाईकोर्ट ने कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति बनकर ही क्यों आई, पहले से अथॉरिटीज जागरूक क्यों नहीं थी, पहले से इस पर कोई काम क्यों नहीं किया जा रहा था, और इतनी फ्लाइट डिले हुई, इसका मुआवजा कौन देगा, कब दिया जाएगा मुआवजा। और जो स्थिति अभी जो एयरपोर्ट्स की स्थिति है, जो फ्लाइट डिले की स्थिति है, वो कितने दिन और चलेगी। तमाम सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने, लगभग 1 घंटे की दिल्ली हाईकोर्ट की ये हियरिंग महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे गए हैं। देखिए, पहले मैं दर्शकों को बता दूं, पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इस मामले को ये कहकर सुनने से एक तरह से इनकार कर दिया था कि केंद्र सरकार इसका संज्ञान ले चुकी है और केंद्र सरकार इस पर यथोचित एक्शन लेगी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में उसके इतर कई सवाल पूछे गए और ये आज हियरिंग हुई और इसमें डिटेल हियरिंग में जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा थे, उन्होंने हालांकि केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए ये कहा कि चीजें तेजी से हो रही हैं,
और हमने एक कमेटी बनाई है, कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और तमाम चीजें। लेकिन जो सवाल थे वो मूलभूत थे। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, 2 जजों की बेंच जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल थे, उन्होंने कई सवाल इस तरह के किए कि क्या अब जो मुआवजा है वो उसको लेकर क्या रुख है, इंडिगो से क्या सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्या अब फ्लाइट्स टाइम पे चलेंगी, तमाम चीजें। एक तरह से एक हाईकोर्ट जानकारी भी चाह रही थी कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर क्या कर रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के वकील ने कहा, एएसजी ने कहा कि ये कमेटी, ये डीजीसीए खुद, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन खुद मॉनिटर कर रही है। इस पर जो दिल्ली हाईकोर्ट थी उसने कहा कि पहले ये कदम क्यों नहीं उठाए गए, स्थिति अब जो आई, पहले अगर कदम उठाए जाते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। और एक तरह से केंद्र सरकार से कठोर सवाल पूछकर यही जानने की कोशिश थी दिल्ली हाईकोर्ट की कि सरकार आखिर कल कर क्या रही है और ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या है, ये भी जानने की दिल्ली हाईकोर्ट ने एक तरह से सवाल किया कि अभी स्थिति क्या है, क्या पैसेंजर्स अपनी अपनी गंतव्य स्थानों पर समय से पहुंच रहे हैं, क्या एयरलाइंस उसकी जिम्मेदारी उठा रही है, निभा रही है, और क्या कोई एयरलाइंस में कुछ लिखित दिया है कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। तो ये तमाम सवाल दिल्ली हाईकोर्ट के सामने, लगभग 1 घंटे की हियरिंग, और उसके बाद ये कठोर सवाल। दूसरी तरफ पिटिशनर से कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने कि केंद्र सरकार, एक तरह से केंद्र सरकार को पता है और आप फैक्ट्स अपने थोड़ा सा देखें, जांचें कि अभी पढ़ें। उन्होंने कई अखबारों का हवाला दिया कि देखिए, आपने अगर सुबह के न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सरकार क्या काम कर रही है। तो एक तरफ पेटिशनर्स को जुडिशियल इंक्वायरी जिन्होंने मांग की थी उनसे सवाल किए, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार से कहा, एक तरह से इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि अब केंद्र सरकार को भी पता है कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए है। जी, जाहिर तौर पर संभव। दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार इस पूरे हम प्रकरण को देख रहे हैं, इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस संकट का फायदा भी दूसरी एविएशन कंपनियों के द्वारा उठाया जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, खबर लखनऊ से, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कोडीन युक्त कफ सिरफ मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी गठित होने के बाद सामने आए हैं आरोपियों के नाम। कफ सिरफ मामले में कुल 12 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। एफएसडीए की जांच में मुख्य साजिशकर्ताओं के नाम अब सामने आए हैं। बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। कोडीन युक्त कफ सिरफ के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और साजिशकर्ताओं के नाम सामने आए हैं। एसआईटी गठित होने के बाद आरोपियों के नाम सामने आए। कफ सिरफ के मामले में कुल 12 साजिशकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। एफएसडीए की जांच में मुख्य साजिशकर्ताओं के नाम सामने आए हैं। ये बड़ी अपडेट है, जो जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर है। कोडीन युक्त कफ सिरप के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है। एसआईटी गठित होने के बाद आरोपियों के नाम सामने आए हैं। कफ सिरप के मामले में कुल 12 साजिशकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। एफएसडीए की जांच में मुख्य साजिशकर्ताओं के नाम सामने आए हैं। ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल सामने आ रही है। जानकारी लखनऊ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है। कोडीन युक्त कफ सिरप के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी है ये। एसआईटी गठित होने के बाद आरोपियों के नाम सामने आए हैं। कफ सिरप के मामले में कुल 12 साजिशकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। एफएसडीए की जांच में मुख्य साजिशकर्ताओं के नाम सामने आए हैं। खबर बाराबंकी से है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है और 2 कारों की आमने सामने की टक्कर हुई है। जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। पुलिस राहत दल मौके पर मौजूद है। राहत बचाव जारी है। ये बड़ी खबर फिलहाल निकलकर सामने आई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 कारों के आमने सामने की टक्कर हो गई है। 5 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर है ये। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। पुलिस जो है राहत दल के साथ मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। बड़ी खबर ये स्पीच निकल के सामने आई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया है। 2 कारों के आमने सामने की टक्कर। इस टक्कर में 5 लोगों की जान चली गई है। कई लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल के सामने आ रही है। कई लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। पुलिस राहत दल मौके पर मौजूद है। राहत बचाव लगातार जारी है। ये बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है।
बाराबंकी से अपडेट है ये। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। दो कारों के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई है। मौके पर जानकारी है हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस और राहत दल मौके पर मौजूद है। राहत बचाव लगातार जारी है। बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। बाराबंकी से अपडेट है ये। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। दो कारों के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत की जानकारी सामने आई है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। ये जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है। पुलिस और राहत दल मौके पर मौजूद है। खबर ये बाराबंकी से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। दो कारों के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई है और इसमें आपको बता दें कि 5 लोगों की जान चली गई है। शिवम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शिवम, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं हादसे को लेकर? किस वजह से यह हादसा हुआ? और जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि आमने सामने की टक्कर हुई है। आखिर एक्सप्रेसवे पर आमने सामने की टक्कर कैसे? दरअसल का मामला बाराबंकी थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वांचल वहाँ है। और मैं बता दूं, विस्तार बता दूं, कोई एक वैगनार रोड खड़ी हुई और पीछे ब्रेजा कार मारुति की दोनों पहाड़ी में 2 वाहनों में जोरदार आग लगी। आग चपेट में से 2 महिला और 3 बच्चे पूरी तरीके से उसमें जल गए और उनकी दर्द मौके पर हो गई। दरअसल ये घटना बहुत ही भयावह थी और जोरदार इतनी टक्कर इतनी जोर थी कि 2 वाहनों में बहुत तेजी से आग लगी, जिसमें 5 लोग झुलसे और उनकी नाक मौत हो गई। जी शिवम, दूसरी ओर अगर राहत और बचाव को लेकर बात करें तो फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? तो बिल्कुल राहत बचाव कार्य की जाए तो जितना होती है वैसे नई की टीम और स्थानीय शासन है वो पुलिस वो मौके पर पहुंचता है और सबों को जो है निकालकर उनका नामा भरकर पोस्टमार्टम दिया। फिलहाल घायल थे। बिल्कुल मतलब यहाँ पर तत्परता पुलिस टीम की देखने को मिली जाहिर तौर पर, जिस तरीके से आपने जानकारियां दी। फिलहाल बहुत शुक्रिया शिवम जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए। खबर देहरादून से। धामी कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बिजली लाइनों और टावरों के लिए भूमि मुआवजा बढ़ाया गया है। सर्किट रेट बाजार रेट के अंतर की समीक्षा होगी। समीक्षा के लिए एक नई समिति गठित की जाएगी और छोटे अपराधों में जेल की सजा हटाकर जुर्माने की व्यवस्था लागू की गई है। आवास विभाग की ग्रीन बिल्डिंग प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी दी गई है। वाणिज्यिक और क्षेत्रों में ग्राउंड कवरेज के नियमों में राहत मिलेगी। इको रिजॉर्ट अब सामान्य रिजॉर्ट की तरह उपयोग होगा। सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई तय की जाएगी। लैंड पुलिंग टाउन प्लानिंग नीति को मंजूरी मिली है। जीएसटी वैट संशोधन से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी मिली है। तकनीकी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी भर्ती अब पीएससी नहीं करेगा। ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। ये वो कुछ फैसले जिन फैसलों पर मुहर लगी है। धामी कैबिनेट की ये बैठक और इस बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। छोटे अपराधों में जेल की सजा हटाकर जुर्माने की व्यवस्था लागू की जाएगी। धामी कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। हमारे सहयोगी शुभम कोटनाला जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शुभम, जानकारियां चाहेंगे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर। हुई और करीबन 12 बजे के बाद ये बैठक शुरू हुई और ऐसे में जो है कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर जो है मुहर भी लगी है, उनको मंजूरी मिली है। तो हम बात करें तो करीब 19 प्रस्ताव ऐसे रहे हैं जिस पर कैबिनेट की मुहर लगी है। इन प्रस्तावों की बात करें तो इसमें आवास विकास से जुड़ी हुई पीडब्ल्यूडी से जुड़ी हुई टाउनशिप से जुड़ी हुई है और ऊर्जा विभाग से जुड़ी हुई और तमाम अन्य विभाग थे जिससे संबंधित जो है निर्णय लिया गया, उनके प्रस्ताव पर जो है मुहर लगी है। इसमें कुछ प्रस्तावों पर अगर हम बात करें तो इसमें ऊर्जा विभाग से संबंधित जो बात सामने आई है उसमें पिटकुल के जो टावर लगाए जाने हैं उसमें 1 स्क्वायर मीटर में जो मुआवजा राशि दी जानी है उसको करीबन जो है 2 गुना बढ़ा दिया गया है। जी, इसके अलावा हम पीडब्ल्यूडी की बात
बिल्कुल शुभम, कई महत्वपूर्ण फैसले, बड़े फैसले जो है इस दौरान लिए गए, इस बैठक के दौरान लिए गए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।